नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं शासन मतलब पॉलिटी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए। चलिए बिना 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 टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं शासन। ठीक है, तो भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं शासन में टोटल 12 भाग होते हैं। तो आज मैं भाग 1 का संवैधानिक ढांचा के बारे में बताना चाहता हूँ। जो संवैधानिक ढांचा है वो 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें है सबसे प्रथम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, संविधान की अवधारणा, संविधान की विशेषताएं और संविधान का प्रस्तावना, संघ और इसका क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन और लास्ट है संविधान की मूल संरचना। अब सर्वप्रथम हम एक से शुरू करते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से तात्पर्य ऐसा है कि आप ये ले लीजिए कि इतिहास से अभी तक किस तरह से मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे वहाँ स्थापित हुई और किस तरह से इसने अपना व्यापार करना शुरू किया। ठीक है, तो बिना देर करे हम लोग इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ वन ने एक चार्टर साइन किया। चार्टर मतलब क्या होता है कि राजा या रानी की अनुमति, मतलब आज्ञा पत्र होता है। एक आज्ञा पत्र साइन किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को यह कहा कि आप भारत जाइए और वहाँ जाके व्यापार करिए। अब हुआ क्या कि सन 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई व्यापार करने के लिए। ठीक है, अब ये सब चीज़ चलते रही। अब जहाँ से हमारी पॉलिटी शुरू होती है, ठीक है, वो है 1773 से। ठीक है, 1773 से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एक्ट लाए। ठीक है, व्यापार चल रहा था, सब चीज़ चल रहा था। कभी किसी से युद्ध हो रहा है, ठीक है, कभी प्लासी का युद्ध हुआ, कभी बक्सर का युद्ध हुआ। तो इन्हीं युद्धों के परिणाम स्वरूप ही ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छी से हमारे भारत देश में स्थापित हुई। मतलब उसके राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों इकाइयाँ हमारे देश में स्थापित हुई। अब शुरुआत होती है 1757 ईस्वी में। ठीक है, 1757 ईस्वी में सर्वप्रथम हुआ था प्लासी का युद्ध। मतलब ये कहा जा सकता है कि अब कि भारत यहीं से इसी युद्ध के दौरान ही गुलाम हो गया था। ठीक है, और ये एक युद्ध नहीं, ये एक षड्यंत्र था। ठीक है, 1757 में मतलब 13 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? प्लासी, बंगाल में। ठीक है, भागीरथी नदी के किनारे वो करता है प्लासी। ठीक, अब किन किन के मध्य में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे कमांडर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। और बंगाल के नवाब के संग और भी थे, गद मतलब मीर जाफ़र, रायदुल्ला रायदुल्लब, जगत सेठ। अब ये जो मीर जाफ़र है, रायदुल्लब है और जगत सेठ है, ये सब के सब गद्दार हैं। तभी इसको प्लासी के युद्ध को एक षड्यंत्र माना गया है। ठीक है, बहुत से इतिहासकार इसको षड्यंत्र ही कहते हैं। ठीक है, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मीर जाफ़र, रायदुल्लब और जगत सेठ थे, इनने क्या करा कि नवाब को धोखा दिया था। नवाब कौन? हमारे सिराजुद्दौला, बंगाल के। ठीक है, अब इसका परिणाम क्या हुआ? नवाब सिराजुद्दौला तो युद्ध में ही मर गए। मीर जाफ़र, जो ऑब्वियस सी बात है गद्दारी है, वो बंगाल का नवाब बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में राजनीतिक अधिकार मिल गए। ठीक है, और यहीं से ब्रिटिश शासन की नींव रख दी गई और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का धन मिला, आर्थिक शक्ति। मतलब इससे तात्पर्य यह है कि अगर देखिए कहीं पर कोई युद्ध हुआ, ठीक है, अब वहाँ के राजा को मार दिया तो वहाँ का जो भी धन दौलत वगैरह जो भी चीज़ है, वो सब चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़प लिया। ठीक है,
अब इससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी आर्थिक रूप से भी और सशक्त बन गई थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ का धन ले लिया था और वो बंगाल आर्थिक रूप से बहुत ही निचले स्तर में पहुँच चुका था, ठीक है। और सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कंपनी और मजबूत हो गया। ऑब्वियस सी बात है कि युद्ध के दौरान ही हुआ, सैन्य और राजनीतिक और आर्थिक रूप से कंपनी मजबूत होगी। अब क्या हुआ कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, जो भी कमी पेशी यहाँ बच गई थी वो 1765 में बक्सर के युद्ध ने पूरी कर दी, ठीक है। अब 1765 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। इस युद्ध से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार भी दे दिए। दीवानी अधिकार मतलब रेवेन्यू के अधिकार, ठीक है। अब हो युद्ध तो हुआ था 1764 में, ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि। अब ये जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो बक्सर बिहार में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी, त्रिपक्षीय गठबंधन हुआ था, 3 भारतीय थे इसमें, मीर कासिम, शियाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। जो मीर कासिम थे वो बंगाल का नेतृत्व कर रहे थे, शियाउद्दौला अवध का नवाब थे, शाह आलम द्वितीय थे मुगल बादशाह। अब मीर कासिम को यहाँ पर को बंगाल का भगोड़ा नवाब कहा जाता था, मतलब कहा गया उसके बाद, क्योंकि ये बीच में ही भाग गया। अब इसके बाद क्या हुआ, मैं डायरेक्ट इसके परिणाम में जा रहा हूँ। इसके बाद क्या हुआ कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, यहीं से इनकी राजनीतिक और सैन्य शक्तियाँ और मजबूत हुई थी। तो क्या हुआ था, कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मतलब राजस्व अधिकार भी दे दिए गए, ठीक है। अभी तक तो वो बंगाल में शासन कर ही रहे थे, तो बिहार, उड़ीसा की भी राजस्व अधिकार मिल गए, ठीक है। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का क्या हुआ, अब वो हार तो गए हैं, लेकिन दीवानी देने के बदले सालाना 26 लाख रुपए उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करने पड़ेंगे, ठीक है। ये शर्त रख दी गई थी। अब तीसरा था जो अवध का नवाब था, ठीक है। जो अवध अवध के नवाब थे सियाउद्दौला, उनसे ये कहा कि उनसे क्या कहा, अवध के नवाब थोड़ा सा पैसे वाले होंगे, तो उनने बड़ी रकम दी जुर्माने में और उनको दोबारा से अवध में ही बैठा दिया गया, मतलब अवध को वापस कर दिया गया। अब इस इलाहाबाद संधि की महत्वता क्या है, इस इलाहाबाद संधि से क्या हुआ था कि राजनीतिक रूप से भारत में अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित हो गया। अब ये देखिए, अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी, क्योंकि वो 1600 ईस्वी में व्यापार करने ही आई थी। अब यहाँ से जो युद्ध हुए, प्लासी का, बक्सर का युद्ध हुआ, वहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से उन लोगों के जो जो वर्चस्व था वो और स्थापित हुआ, कंपनी की प्रशासनिक शक्ति भी बन गई, ठीक है। और बंगाल की आर्थिक लूट शुरू हो गई। मैंने ऊपर बताया था कि 30% से ज़्यादा व्यापार बंगाल से ही किया जाता था, ठीक है। जो भी चाय का हो, चीन से हो व्यापार हो, तो बंगाल से किया जाता था। अब बंगाल की आर्थिक लूट शुरू हो गई, ठीक। अंग्रेज़ों का शासन व्यापार से बढ़कर राजनीतिक शासन में बदल गया, ठीक है। अब वही चीज़ है ना कि अंग्रेज़ तो आए थे केवल व्यापार करने, और अब वो राजनीतिक पॉलिटिकली भी यहाँ शासन करने लग गए, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली देखिए, अब मैं इसलिए यहाँ पर को 1857 की क्रांति, सिपाही विद्रोह इसलिए लिखा है मैंने, आप यहाँ पर को समझ पाएंगे। जैसे नीचे वाले पेज में मैंने ये लिखा है कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। अब क्या होता है कि 1773 से जो बक्सर का युद्ध 1765 में हुआ था, 1764 में, तो 1773 से 1858 तक जो भी हुआ था वो कंपनी का शासन था। अब क्या कर रही थी, वो कंपनी शासन कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि 1858 से 1947 का जो भी हुआ वो उसको बोला जाता है ताज शासन, ठीक है। तो 1773 से 1858 तक जो भी अधिनियम आएंगे ये सब कंपनी के अधीन हुए थे। और 1858 से 1947 तक के जो भी अधिनियम या एक्ट वगैरह हैं वो सब चीज़ ताज शासन के अंतर्गत आते हैं। अब मैंने यहाँ पर को 1857 की क्रांति इसलिए लिखी है, मैंने इसीलिए लिखी क्योंकि 1857 मतलब 1857 को
ये माना जाता था कि यह स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति थी। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से भाग गई। ठीक है, मतलब कंट्रोल तो कर रही है लेकिन शासन नहीं कर रही है। ठीक है। अब हुआ क्या, 1858 की क्रांति जो सिपाही विद्रोह था, मैं उसमें थोड़ा सा चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये 1857 की क्रांति इसलिए हुई थी, सर्वप्रथम मतलब इसके 3 या 4 पहलू हैं। ठीक है, कुछ सैन्य पहलू हैं, कुछ व्यापारिक पहलू हैं, कुछ प्रशासनिक पहलू हैं। तो अब हुआ क्या, इसमें ये माना जाता है, जैसे जो सैन्य पहलू हैं, तो सैन्य पहलू में क्या हुआ, इसका मतलब पहले तो ये होता था कि ये कब शुरू हुआ। ठीक है, ये 10 मई 1857 में शुरू हुआ। ठीक है, मतलब सैन्य विद्रोह, सिपाही विद्रोह। और ये कहाँ से शुरू हुआ, ये मेरठ से शुरू हुआ। मैंने हालांकि इसमें नोट्स में कहीं पर को मेंशन नहीं किया है कि ये कब शुरू हुआ, क्या क्यों शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ इसके बारे में। ठीक है, ये 10 मई 1857 में मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, अब मेरठ से शुरुआत हुई, फिर दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, बरेली, बिहार, मतलब जगदीशपुर बिहार में। ठीक है, अब विद्रोह के इसमें पूछा भी जाता है कभी कभी कि, हालांकि मैं इसको आपको हिस्ट्री में कराऊंगा आने वाली वीडियो में, जो इतिहास पढ़ाऊंगा तो मैं उनमें उनमें भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे। जैसे दिल्ली से जो नेतृत्व कर रहे थे, तो वो थे बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान। और कानपुर से नाना साहेब तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिहार जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे। अब मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे, हालांकि क्यों हुआ, मतलब आखिर क्यों हुआ ये विद्रोह। ठीक है, तो कुछ सैन्य हैं, कुछ राजनीतिक कारण हैं, कुछ आर्थिक कारण है, इसमें कुछ सामाजिक कारण है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक दो पॉइंट में बताना चाहता हूँ। सैन्य कारण क्या है कि जो वहाँ के सिपाही थे, तो ये बताया जाता था कि जो नई एनफील्ड राइफल हैं, उसके कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी की अफवाह फैल गई थी वहाँ। तो सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं को बहुत आहत हुआ था। तो यह भी एक कारण है कि यह विद्रोह हुआ। ठीक है, अब राजनीतिक कारण में क्या हुआ था कि भारतीय जो शासक थे ना, तो उनकी सत्ता छिन गई थी और अव्यवस्थित राजाओं को हटा दिया गया था। मतलब कभी भी किसी को भी हटा दे रहे हैं और अपना आधिपत्य स्थापित कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यह भी बहुत से लोगों का मोरल डाउन करना, ये चीज़ भी बहुत बढ़ावा देती है विद्रोह को। ठीक है, और आर्थिक कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी भारी कर ले रही थी। ठीक है, किसानों और जमींदारों पर अन्याय कर रही थी। कारीगरी कारीगरों, हस्तशिल्पियों का उद्योग बिल्कुल नष्ट हो चुका था। ठीक है, तो जो कारीगर थे, जो हस्तशिल्पियों थे, उन लोगों का कुछ भी काम नहीं चल रहा था, ना कोई आयात हो रहा, कोई निर्यात हो रहा, ना कभी बेच पा रहे हैं वो अपने प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस वजह से उनको बहुत सारे उद्योग उनके नष्ट हो रहे थे। यह भी एक कारण है। ठीक है, और बाकी तो प्रशासनिक तो आपको पता ही है कि अंग्रेज़ों का भेदभावपूर्ण व्यवहार। ठीक है, भारतीयों को उच्च पदों से दूर रखना। ठीक है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, और इसके बाद से क्या हुआ कि 1757 के बाद से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अब यहाँ पर को ताज शासन लग गया। ठीक है, अब यहीं पर को ये है कि रेगुलेटिंग एक्ट अब 1773 से 1858 तक की जो भी शासन है वो कंपनी का शासन है। रेगुलेटिंग अधिनियम, संशोधन अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर्स अधिनियम 1813, चार्टर्स अधिनियम 1833, चार्टर्स अधिनियम 1853, इसी प्रकार से 1858 से 1947 तक। मैं एक एक करके इन सभी अधिनियमों को विस्तारपूर्वक समझाऊंगा आपको अपने नोट्स द्वारा। ठीक है, अब सर्वप्रथम हम आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, अब जो प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, उसी के बाद से क्या हुआ कि यहाँ पर को पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार करने आई थी, उसके बाद अब वो राजनीतिक राजनीतिक रूप से भी उसमें सत्ता में आ गई। ठीक है, उस हिसाब से
जो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर को विनियमित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित कर दिया गया। कंपनी के शासन पर सांसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव यहीं से रखी गई। अब केंद्रीय प्रशासन में इसके बाद बताऊंगा आपको होता क्या है। इसके बाद क्या हुआ कि बंगाल के जो गवर्नर थे उसको बंगाल के गवर्नर जनरल से बना दिया गया। ठीक है, मतलब गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। अब उन्हीं की सहायता हेतु 4 सदस्य के कार्यकारी परिषद की भी गठन कर दिया। ठीक है, जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे वो पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब यहाँ पर को मैं ये जो लास्ट पॉइंट है, मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया है। यही चीज़ आपकी कहलाएगी केंद्रीय प्रशासन। मतलब कि बहुत से प्रांत हैं, वहाँ के गवर्नर हैं, लेकिन उनको कंट्रोल सिर्फ एक मेन गवर्नर करेगा जिसको गवर्नर जनरल बोला जाएगा। वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, और कभी कभी ये आता है इसी को क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रशासन। अब केंद्रीय प्रशासन तो पहले से चला हुआ आ रहा था उनके वहाँ कि हर गवर्नर जनरल अपना अपना प्रांत देख रहा था और बाद में रिपोर्ट वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कर रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ कि केंद्रीकरण कर दिया गया, एक गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसके अंदर दोनों मुंबई और मद्रास भी आ गए। ठीक है, अब लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो यहाँ के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, तो कभी कभी ये होता है कि उनके सुधारों के बारे में बताइए। तो मैंने थोड़े से सुधार भी नोट्स में बनाए हुए हैं, तो मैं उसको भी थोड़ा सा आपको विस्तारपूर्वक समझाना चाहता हूँ। अब हुआ क्या कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के सुधार 1772 से 1785 तक लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने कार्य किया। ठीक है, सबसे प्रथम सुधार क्या किया इन्होंने, द्वैत शासन। जो पहले जो बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव, तो वहाँ पर को ड्वेल शासन चालू किया था। ड्वेल शासन मतलब क्या होता है कि वास्तविक शक्ति तो कंपनी की होगी लेकिन जिम्मेदारी नवाब की। मतलब वहाँ पर एक नवाब भी होगा और एक कंपनी भी है। कंपनी काम कर रही है और नवाब भी काम कर रहा है, तो वही चीज़ है, वास्तविक शक्ति कंपनी की और जिम्मेदारी नवाब की। यहाँ से ये द्वैत शासन हटा दिया गया वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सीधे शासन किया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ कि कलकत्ता को मुख्यालय बना दिया गया। जैसे ऊपर बताया था मैंने, बम्बई मद्रास पर नियंत्रण, एक ही गवर्नर जनरल होगा और वो दोनों बम्बई मद्रास पे भी कंट्रोल करेंगे। ठीक है, सेकंड आता है न्यायिक सुधार। ठीक है, जुडिशियल रिफॉर्म। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि 1772 और 1774 में कोर्ट सिस्टम बनाया गया जिला स्तर पर और कलकत्ता में। जिला स्तर में क्या किया गया कि दीवानी अदालत, जिसे सिविल कोर्ट कहा गया, ठीक है, और फौजदारी अदालत। ठीक है, अब जो दीवानी अदालत थी वो भारतीय कानून हिंदू मुस्लिम के अनुसार कार्य करती थी, और जो फौजदारी अदालत थी वो इस्लामी कानून प्लस कंपनी नियमन के लिए कार्य करती थी। इसी प्रकार जैसे जिला स्तर में है वैसे ही कलकत्ता में इन्हीं के मुख्य उच्च सिविल न्यायालय बनाए गए। उनका नाम है जैसे सादर दीवानी अदालत, सादर निजामत अदालत, सादर दीवानी अदालत उच्च सिविल न्यायालय, और वैसे ही सादर निजामत अदालत उच्च फौजदारी न्यायालय। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन में आएंगे पंडित और मौलवियों की नियुक्ति। क्योंकि अब उन्होंने क्या करा, वॉरेन हेस्टिंग ने क्या करा कि मंदिरों में पंडितों की नियुक्ति कराएगी, मौलवियों की नियुक्ति कराएगी। उसमें क्या हुआ कि धर्म के अनुसार न्याय हेतु। ठीक है, और कोषगारों को अदालत से विमुक्त किया गया। कोषगार मतलब होता है ट्रेजरी, जहाँ पर को रख रखाव होता है पैसों का। तो न्याय में भ्रष्टाचार कम करने हेतु, मतलब वॉरेन हेस्टिंग ने बहुत ज़्यादा सुधार किए थे उस टाइम पे। तीसरा है राजस्व सुधार, रेवेन्यू रिफॉर्म। ठीक है, पहले क्या होता था कि बंगाल में 5 वर्षीय बंदोबस्ती, मतलब पहले नहीं, मतलब उन्हीं के दौरान में ये हुआ कि बंगाल में 5 वर्षीय बंदोबस्त चालू कर दिया गया। मतलब ये होता है कि 5 साल के लिए जमींदारों से लगान तय, 5 सालों के लिए एक साथ ले लिया जाएगा। ठीक है, बाद में पट्टा प्रणाली चली, मतलब किसानों को सीधा दस्तावेज देना पड़ा। ठीक है, कृषि भूमि का संरक्षण किया गया राजस्व ठीक करने हेतु। अब ऐसे ही आर्थिक और व्यापारिक सुधार में कंपनी कर्मचारी के निजी व्यापार पर नियंत्रण कर दिया गया।
ठीक है। निजी बिजनेस से भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, क्योंकि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो भी अपना कंपनी में कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई निजी व्यापार कर रहा है, कोई अफीम का कार्य कर रहा है, ठीक है, कोई नमक का कार्य कर रहा है, कोई सुपारी का कार्य कर रहा है, ठीक है, मतलब कार्य या मतलब व्यापार कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। तो कई व्यापारों पर कंपनी का एकाधिकार बनाया, ठीक है। ऐसे ही नमक, अफीम, सुपारी व्यापार को नियंत्रित किया गया। अब इसके बाद है सैन्य सुधार। सेना में अनुशासन बढ़ाया, सैनिकों का वेतन की व्यवस्था सुधारी, मद्रास और बम्बई आर्मी में नियंत्रण किया गया। वही चीज़, मतलब बंगाल से मद्रास और बम्बई में भी कंट्रोल किया गया। छठा है कि सिक्स्थ है कि शिक्षा और संस्कृति सुधार, ठीक है। अब शिक्षा और सांस्कृतिक सुधार में क्या किया वॉरेन हेस्टिंग ने? कलकत्ता मदरसा 1781 की स्थापना करी है। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना करेगी, ठीक है, 1781 ईस्वी में, मुस्लिम कानून की शिक्षा के लिए। ऐसी ही बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 की नींव रखी गई, हिंदू धर्म शास्त्रों और न्याय के लिए, ठीक है। ऐसी 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना करी गई और बनारस संस्कृत कॉलेज की केवल नींव रखी थी 1791 में, केवल नींव रखी थी, ठीक है। अब इन्हीं के अन्य महत्वपूर्ण कदम हैं वॉरेन हेस्टिंग के। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पीट्स इंडिया एक्ट भी पढ़ेंगे, मैं उसमें भी समझाऊंगा। तो तब तक ये कार्यरत थे, ठीक है। तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 उनके समय में ही आया था, जिससे कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाया, जिसने कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाया था, ठीक है। भारत के रीति रिवाजों को समझने हेतु नीतियाँ बनाई। ये सब चीज़ वॉरेन हेस्टिंग ने कर रखा, मतलब काफ़ी सुधार किए थे उस टाइम पे इन्होंने इंडिया पे, ठीक है। अब मैं आता हूँ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के सुधार, मतलब उसमें क्या क्या बदलाव हुए थे, क्या क्या चीज़ नहीं आई थी, ठीक है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में फोर्ट विलियम में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब करी गई थी और कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत करी गई थी, ठीक है। अब एक्ट तो पारित हो गया था 1773 में, कि ये पारित हो गया था कि उनका वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करनी है, और ये चीज़ 1774 में करी गई, मतलब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य नियमित न्यायाधीश शामिल थे, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे, 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर एंड हाइट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ठीक है, तो वो थे सर एलिजा एम्पे। ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी पर उपहार और रिश्वत पर प्रतिबंध, मतलब वहाँ पर कोई देखा गया था, प्रायः देखा गया था कि उस टाइम पे, कि उस समय पे कि कर्मचारी बहुत ज़्यादा रिश्वत लेते हैं, तो उस चीज़ को पूरी तरह से बंद कर दिया गया कि अब यहाँ पर कोई रिश्वत नहीं लेगा और कोई उपहार नहीं लेगा। ये सब चीज़ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ है, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया, ठीक है। तो इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, ठीक है, जो राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश सरकार को प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। इसी तरह से मतलब आज हमने जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को जाना है, ऐसी मैं इन्हीं के बाद के रेगुलेटिंग एक्ट को विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। आज वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी होगी तो इसलिए समय नहीं मिला मुझे, ठीक है। चलो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए, और ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है। थैंक यू।